हाँ तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं आज एक नया टॉपिक लेकर आया द्विघात समीकरण। क्या यहाँ पे दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा बोर्ड थोड़ा सा ऊंचा हो गया है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक। चलिए, द्विघात समीकरण जानने से पहले हमको कुछ बातें ऐसा है जो हमको सीखना जरूरी है। सीखना जरूरी है या समझिए कि जानना जरूरी है। जानना क्या जरूरी है? हालांकि ये बहुत सा सिंपल चैप्टर है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो बात का बतंगर बना देते हैं, उसको लगता है कि बहुत सा पहाड़ लग रहा है साहब। ये पहाड़ नहीं है। अगर इसको हम एक आज के ये पूरा टॉपिक है, ये टॉपिक यदि हम लोग सीख जाएंगे तो द्विघात समीकरण के पूरे चैप्टर में कहीं भी गारंटी के साथ करेंगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात हमको जानना क्या है कि द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण जानने से पहले द्विघात बहुपद जानना बहुत जरूरी है। हालांकि जब हम लोग बहुपद का चैप्टर पढ़े होंगे तो द्विघात बहुपद जाने होंगे कि द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है ना, या रैखिक बहुपद क्या होता है। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण बिल्कुल द्विघात बहुपद से मिलता जुलता है, थोड़ा सा अंतर है। अंतर आप देखिएगा समझ आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है बुआ, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यदि कोई बहुपद इस रूप का हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a b c क्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या था जिसको हम पढ़ते संख्या 1 2 3 4 5 6, ये सब abc के जगह पर होगा। हालांकि हम दर्शाने के लिए abc से दर्शाते हैं और उस abc के जगह पर कोई ना कोई क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। समझ रहे हैं? तो इस रूप का होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx, तो हम समझेंगे वो द्विघात बहुपद। क्या समझेंगे? द्विघात बहुपद। ठीक है, अब द्विघात बहुपद से लेकर सीधे डायरेक्ट हम आते हैं द्विघात समीकरण की ओर। देखिए, इसका कनेक्शन यहाँ से है, कनेक्शन थोड़ा सा समझिए। अब आप बताइएगा किस अंतर के कारण हम लोग समझ गए कि समीकरण है बहुपद है। यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 नहीं है, c तो ये द्विघात बहुपद। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस c बराबर 0, तो द्विघात समीकरण। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद को बैलेंसिंग कर रहा है, बैलेंस जो हो रहा है 0 के साथ हो रहा है। यदि बराबर 0 दे दिया तो समीकरण बन गया, यदि बराबर में 0 नहीं रहता तो वो समीकरण नहीं होता, वो फिर क्या होता, द्विघात बहुपद ही होता। क्या होता? द्विघात बहुपद। तो इस प्रकार से हम समझ गए द्विघात बहुपद हम किसको कह सकते हैं, द्विघात समीकरण किसको कहेंगे। यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद का उदाहरण देख लीजिए। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग कि a का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा? शून्य, अर्थात 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे यदि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, अगर यहाँ पे देख लीजिए उसका उदाहरण देख रहे हैं। यहाँ देखिए 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या है 6। ठीक है, ये a का मान, a का मान कितना है 5 है, b का मान कितना है 6 है, c का मान कितना है 6 है ना। यदि यहीं पर यदि a का मान कह रहा है कि हमारा नियम कहता है कि a का मान शून्य कभी भी नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पे शून्य दे देता, चलिए हटा दिए, यहाँ पे शून्य दे दिए, तो शून्य दे दिए तो ये फिर द्विघात बहुपद नहीं होगी। समझ रहे बहू? नहा के नाल से क्या आए घर से ससुरा यहाँ तक ले हमको महक आ रहा है, हम करे भाई महक क्या रहा है मत महकाओ, नहा के नहीं रहा कि ऑक्सीजन छोड़ रहा है ऑक्सीजन मत छोड़ो, ऑक्सीजन थोड़ा देर के लिए बंद करो। ऑक्सीजन काम आएगा घरे, गैस सिलेंडर में मारना पूरा ऑक्सीजन, गैस भराने के टेंशन जो होगा खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे ना बउआ? हाँ, ये ऑक्सीजन थोड़ा सा बंद कर दो। चलिए ठीक, मनोरंजन के लिए बोले, बुरा मत मानना। चलिए, तो यहाँ पे यदि a का मान हम शून्य रख देंगे तो वो हमारा फिर न बहुपद होगा और न वो द्विघात समीकरण। यदि a का मान शून्य हो जाएगा तब, a का मान यदि शून्य हो जाएगा तब याद रखिएगा। अब यहाँ पे 5 था, तो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6, ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है, यदि याद रखिएगा, कहीं ना कहीं हम बताएंगे फिर। देखिए द्विघात बहुपद है, द्विघात इसलिए है क्योंकि चर का अधिकतम मान जो होगा 2 होगा। जिस बहुपद में या जिस समीकरण में चर के अधिकतम घात 2 हो, कितना हो 2, या बहुपद में हो या समीकरण में हो, तो चर का अधिकतम घात 2 हो तो वो कहलाएगा दो घाती समीकरण।
या कहलाएगा द्विघात बहुपद, यही ना कहलाएगा। यदि चर का मान 2 हो तब, यदि चर का मान 2 नहीं होगा तो वो न द्विघाती समीकरण कहलाएगा न वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये चर है, तो चर के ऊपर कितना है 2, वही तो घात है, इसलिए द्विघात है। यहाँ पे देखिए चर एक्स वाई जेड एबीसीडी जो सब चर है। यहाँ पे देखिए चर का अधिकतम घात कितना है 2, और कोई घात है, और कोई घात नहीं है, अधिकतम घात 2 है। इसका घात कितना है 1, ठीक है, गुड 1 है ना। तो ये द्विघात बहुपद बराबर में, यहीं पे अगर हम 0 लगा देंगे तो द्विघात कथी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। आगे आइए उदाहरण हम दिए हैं, यहाँ पे देखिए इस समीकरण को देखिए, यहाँ पे a बराबर कितना है वो 5, b बराबर कितना है वो 6, c बराबर कितना है 6। अब ये मत समझना कि कभी भी b और c का मान जो होगा सेम होगा, नहीं, ये महज एक इत्तेफाक है कि दोनों का मान क्या है सेम। बहुत बच्चा ऐसा भी होगा सर जी कह कि b और c के मान एक ही हो जाए हमेशा, है ना, तो खाली a के मान लिख दे, b c के मान दोनों बराबर लिख दे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये इत्तेफाक है, महज हिसाब में दिया गया है। चलिए यहाँ पे देखिए इस समीकरण बहुपद में देखिए a का मान कितना, a का मान 9, ठीक है, b का मान -6, c का मान 8, है ना 8। तो ये हमारा मान हो गया। अब कहिएगा कि सर जी एबीसी का मान आप कैसे निकाल दिए, एबीसी का मान कैसे निकाल दिए, तो व्यापक रूप पर नजर डालिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमारा व्यापक रूप कहता है कि यदि एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या हो कथी होगा, ए होगा, एक्स के साथ जो संख्या होगा कथी होगा, बी होगा, और जो अचर होगा कोई संख्या होगा वो क्या होगा, सी का मान होगा कि नहीं होगा। या यूं समझ लीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक सदैव ए का मान होगा, एक्स का गुणांक बी का मान होगा। गुणांक किसको कहते हैं ये भी जानिए, गुणांक का मतलब होता है किसी भी चर के साथ जो संख्या लिखा रहता है, चर के साथ, न कि बीच में प्लस माइनस होना चाहिए, गुना में होना चाहिए। किस चीज में, गुना में, जोड़ घटाव में नहीं होना चाहिए, तो गुना में। तो एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे कोई पूछ देगा कि वो हो कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 5 है, यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है 6, ठीक है, एस क्या है 6, ठीक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा कहलाया ए, एक्स का गुणांक कहलाएगा बी, सिंपल सा जो संख्या होगा वो कहलाएगा सी। यहाँ पे भी देख सकते हैं एम स्क्वायर का जो गुणांक है 9, तो वो ए का मान कहलाएगा, एम का गुणांक जो -6 है वो क्या कहलाएगा, बी का मान कहलाएगा, संख्या जो है कथी कहलाएगा, सी का मान कहलाएगा। ये द्विघात बहुपद जरूरी नहीं कि मानक रूप में ही दिया रहेगा, ये मानक रूप में है। मानक रूप समझ रहे हैं आप लोग, मानक रूप का मतलब होता है कि घात जो है घटते हुए क्रम में रहेगा, कथी में रहेगा, किसी भी समीकरण का या किसी भी बहुपद का घात यदि घटते हुए क्रम में हो तो मानक रूप में कहलाएगा। जैसे में देख लीजिए हम कहीं लिख देते मानक रूप, मानक, ठीक है, मान लीजिए 9x स्क्वायर x प्लस 8x स्क्वायर -5, तो ये हमारा मानक रूप नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा, ये मानक रूप नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि जो चर का घात है वो घटते हुए क्रम में नहीं है, घटते हुए क्रम में है नहीं है। ये देख लीजिए एक है घात, इसका घात 2 है तो बढ़ रहा है ना, इसका कोई घात नहीं है। लेकिन यहीं पे यहाँ देखिए तो घात 2 था, घात 1 है, बिना घात का है, यानी कि 0 है ना, तो ये मानक रूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मानक। चलिए अब आइए यदि 0x स्क्वायर -5x + 2 या 8x + 5 या bx + -c, प्लस में भी हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है, बराबर 0 हो या इसके रूप का हो, तो वह द्विघात बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि a का मान यहाँ पर क्या है 0 है, और हमारा नियम क्या कहता है कि किसी भी द्विघात बहुपद में या द्विघात समीकरण में a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a का मान क्या है 0 है, a का मान 0 है ना, तो a का मान 0 है तो द्विघात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि 0 से इसको गुना कर देंगे तो 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0, कहीं घात नजर आएगा ही नहीं, घात है तो घात वाला ही ना द्विघात कहलाएगा या द्विघात समीकरण कहलाएगा। यहाँ तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ इस पर तो घात है नहीं, दो घात है नहीं, तो ये कहलाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर का कोई आता पता ही नहीं है, जब एक्स स्क्वायर का कोई आता पता ही नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि a का मान क्या है 0, जो 0 से गुना हो गया तो 0 बनेगा। अब देखिए ये भी समझ लीजिए कि x ही नहीं, उदाहरण के तौर पर हम y भी ले सकते हैं, y भी चर होगा,
ठीक है। अब या बी एक्स प्लस माइनस सी, ये एक रूप हो गया, ठीक है। यहाँ पर बी और सी क्या होगा, कोई वास्तविक संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ए बराबर क्या होगा, 0। इतना तो समझ गए आप लोग, नहीं समझे बुआ हो? आए हाँ। गैस बन रहा है नहीं बना, इतना समझ गए पक्का? कोई दिक्कत कि बहुपद किसको कहेंगे, द्विघात समीकरण किसको कहेंगे, एबीसी का मान कौन होगा, मानक रूप क्या होगा, इतना तो समझ आ गया होगा लगभग। चलिए, यदि ना समझ आए तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके आप समझ सकते हैं बारीकी से। वीडियो एक बार रिकॉर्ड होता है, आप बार बार उसको देख सकते, सुन सकते, समझ सकते, ठीक है। अब द्विघात समीकरण, यदि द्विघात बहुपद, अब द्विघात समीकरण का हम परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। यदि द्विघात बहुपद के बराबर 0 कर दिया जाए, यदि कोई द्विघात बहुपद है उसके बराबर लिख के 0 कर दीजिए, तब समीकरण बन जाएगा। यदि बराबर में 0 नहीं है बुआ तो समीकरण नहीं होगा, वो द्विघात बहुपद है। बार बार हमको, ठीक है। तो यदि द्विघात बहुपद के बराबर 0 कर दिया जाए तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। बहुपद रहेगा उसके बराबर 0 बना दीजिए, द्विघात बहुपद की बात हो रहा, 0 लगा दीजिए तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण का रूप इस प्रकार हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखिए, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों मिलता जुलता है, फर्क क्या है कि उसके बराबर 0 नहीं था, इसके बराबर 0, इसलिए हीरो है। क्या है, इसके साथ क्या है, 0 है इसलिए हीरो है, इसके साथ 0 नहीं। ये क्या है, बहुपद है। क्या है, ठीक बोले है ना। दांत दिखा के हंस, सोना के दांत न तो हंस सके जब देखा के, जिसके जिसके पास सोना के दांत है बउआ बचा करके, वरना हम समझ जब कई बार मुंह धोई जा कर देंगे, ठीक हुआ। आ गई, यहाँ भी रूल वही है, द्विघात बहुपद से मिलता जुलता, यहाँ भी रूल वही है कि ए बी सी एक क्या है, वास्तविक संख्या है, और यहाँ भी ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात समीकरण में भी ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि ए का मान 0 आ गया तो न वो समीकरण होगा और न वो द्विघात बहुपद होगा, ये बात दिमाग में बैठा दीजिए। आ गया। अब है, जैसे में देख ली उदाहरण हम दिए हैं, 4 को उदाहरण है बुआ हो, इसको देखिए। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि बराबर 0। यदि हटा दिया जाए बहुपद, क्या है, कौन बहुपद, हाँ द्विघात बहुपद। यदि शून्य लगा दिया तो समीकरण बहुपद। अब अच्छी तरीके से समझ गए होगा। यहाँ भी देखिए, ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। कहिएगा सर जी, पूछ सकते हैं कि सर इसमें 3 गो पद है, इसमें 3 गो पद का है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 3 गो पद नहीं है तो क्या हो गया, यहाँ पे कोई 3 गो पद हो ना हो इससे फर्क नहीं है। यहाँ पे देखिए ए का मान कोई संख्या है कि नहीं है, 0 तो नहीं है, तो ए के मान से लेना है। यदि बी का मान हो ना हो, इसमें बी का मान नहीं, यानी कि बी का मान इसमें नहीं है, बी कोई एक्स होना चाहिए, किसी संख्या के साथ एक्स होना चाहिए था, नहीं है, तो उसे हमको लेना देना नहीं है। एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या होना चाहिए 0 के अलावा, ठीक है। तो ये मत मिलाना कि इसमें 3 गो पद है, इसमें 3 गो पद नहीं, तो ये द्विघात समीकरण हुआ। द्विघात समीकरण इसका मतलब ये नहीं है, ये भी कोई द्विघात समीकरण है, आगे बताएंगे कौन सा द्विघात समीकरण है, इसको पॉइंट करके रखिए। चलिए, यदि 0x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 बराबर 0, तो क्या द्विघात समीकरण होगा, होगा वो द्विघात समीकरण, क्या नहीं होगा, 0 लगा हुआ है। हाँ, क्योंकि ए का मान क्या है, 0 है, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी भी 0 हो तो न द्विघात समीकरण होगा न द्विघात बहुपद। चलिए, इस प्रकार का समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। इस प्रकार का समीकरण यहाँ पे जो हम लिखे हैं, इस प्रकार का समीकरण रहे तो कभी भी द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक ही नहीं है ना। इतना तो समझ गए। आगे आइए, इधर नजर दौड़ाइए थोड़ा सा, ठीक। क्या देखिए, इस चैप्टर का नाम यहाँ लिखा हुआ बुआ हो, यहाँ भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऊंचा होने के कारण नहीं दिख रहा है। यहाँ पे द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण को हल, द्विघात समीकरण के प्रकार कितने होते हैं, द्विघात समीकरण के कितने प्रकार होते हैं अब ये जान लीजिए। तो द्विघात समीकरण के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार, 2 प्रकार। कौन सा है, तो शुद्ध द्विघात समीकरण या मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण।
ठीक, क्या समीकरण है द्विघात बहुपद के कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक होगा शुद्ध द्विघात समीकरण, एक होगा मिश्रित या उसी को कहेंगे अशुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है, अब आइए तो शुद्ध द्विघात समीकरण हम किसको कहेंगे ये जान लीजिए, उसका परिभाषा जान लीजिए, हम किस प्रकार से परिभाषित हम उसको कर सकते हैं, या कहीं भी प्रेजेंट करना हो कि द्विघात समीकरण किसको कहेंगे या द्विघात समीकरण क्या है, तो देख लीजिए। जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि अर्थात चर ही होता है जिसका मान हमको मालूम नहीं होता है, और चर का मान हमेशा बदलता रहता है। चर का मान हमेशा वैसे जिसका मान हमेशा बदलता रहता है वही चर कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पे x देख लीजिए, कभी x का मान 4 होगा, कभी x का मान 5 होगा, कभी x का मान -2 होगा। क्या x के मान स्थिर रहता है? x y z के मान कभी भी स्थिर रहता है? नहीं रहता, वो बदलता रहता है, इसलिए वो चर है यानी कि अज्ञात है, उसका मान मालूम नहीं रहता, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। ठीक है, तो जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि चर केवल वर्ग के रूप में, चर यानी कि x y z चर वर्ग के रूप में रहती है, वर्ग यानी कि उसके स्क्वायर हो, क्या हो? स्क्वायर, वर्ग हो उसी को स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर अंग्रेजी शब्द है। वर्ग के रूप में रहती है उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। अर्थात या इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं, यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण है में यदि b = 0, क्या हो? b = 0, a बराबर नहीं, b बराबर 0 हो तो चलेगा, द्विघात समीकरण है, शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण। बात समझ गए? यदि b = 0 हो द्विघात समीकरण में, यानी कि जिसमें b का मान ही नहीं मालूम हो, वो क्या होगा? शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। हम कहे थे कि एगो पॉइंट नोट कीजिएगा, देख रहे हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण, इसमें b का मान है यानी कि x का गुणांक कोई है नहीं है, तो ये शुद्ध है, ये भी द्विघात समीकरण है। लेकिन ये किस द्विघात समीकरण का उदाहरण है? शुद्ध द्विघात समीकरण के। यहाँ पे हमारा परिभाषा भी कहता है कि यदि b = 0 हो तो क्या होगा? वो शुद्ध समीकरण बन जाता है, जैसे x² - 16 = 0। यहाँ पे bx, x का कोई गुणांक नहीं, यहाँ पे bx का कोई गुणांक नहीं, b का कोई नामो निशान नहीं है, तो क्या है ना? अब देखिए अशुद्ध क्या होगा? अशुद्ध जानिए, समझ गए कि नहीं समझे? इसको और परिभाषा देखिए, समझ गया ना? चलिए, अशुद्ध द्विघात समीकरण, जिस द्विघात समीकरण में b = 0 हो, कभी हो b = 0 नहीं हो, नहीं हो, तो वह मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाता है। तो इस समीकरण किसका उदाहरण है? मिश्रित का है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। ये शुद्ध का उदाहरण था, ये मिश्रित का उदाहरण था। इसमें देखिए a का भी मान मालूम है, b का भी मान मालूम है, c का भी मान मालूम है। तो जिसमें 3 गो पद हो और a b c का मान मालूम हो तो समझ जाइएगा कथी है? मिश्रित है। इसमें 2 गो पद b का मान मालूम नहीं था तो ये क्या था? शुद्ध था। कितना आया समझ? अब थोड़ा सा हम बताएंगे कि समीकरण को हल करने के कितने तरीके हैं। अब इस सब पे भी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा आप सबसे हम पूछेंगे कि क्या है, आप हमको बताइए। ठीक है, इसको नोट करना है, आप लोग नोट कर कीजिए, नोट इसको, वीडियो थोड़ा देर के लिए पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा अशुद्ध द्विघात समीकरण का उदाहरण। ये क्या है? अशुद्ध द्विघात समीकरण का उदाहरण है। समझ आ गया होगा कि शुद्ध किसको कहते हैं? वो वाला शुद्ध नहीं कि बाबू लगे ले कर्जा 4 रुपये जोन, उसका हिसाब किताब लेने बैठ मत जाना। ठीक है, बहुत बाबू से लगे तो सूद, वो 4 रुपये, बिहान जाके केस करे जो कोर्ट में, बहुत पैसा वाला हो गए। हमार महीना दयाल न पार लगे सूद लगे, बाप रे बाप रे बाप, सूद लगाएगा। जब सूद लगाएगा तो पहले हमारा महीना पेड करो तब सूद लगाओ, न तो हम जाके मानहानि का केस करेंगे। और सबसे पहले तोरा बाबू के फंसबू, कथी के राहुल बा, तोरा बाबू के फंसबू। एक मस्त कहानी सुनो लड़का सब के, आज के लड़का सब जो होगा ना नया नया उचक्का सब, खास करके जो 9th और 10th में पढ़ता होगा, सुनिएगा, खास करके वैसे बच्चे जो 9th और 10th में पढ़ते हैं ना, अगर उससे पूछिएगा कि बउआ पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं, तो क्या कहेगा? क्या बनना चाहेंगे? हम देश को संभालना चाहते हैं। किसको संभालना चाहते हैं? देश को। और वैसे बच्चा को देखिएगा ना, पैंट भवकता रहेगा, वो पैंट अपना संभाल नहीं पाता, कहेगा देश को संभालेंगे। क्या संभालेंगे? देश को। सही में अजान से
अगर अच्छा खासा भी पैंट भी हो ना तो जान से क्या करेगा, पैंट एकदम नीचे पहनेगा, और नीचे पहनेगा और दिखाना चाहता है कि पीछे की पोजीशन हमारा देखो क्या है, क्योंकि उसका हालत पस्त रहता है। जो अपना पोजीशन नहीं संभाल पाएगा वो क्या देश का संभालेगा, और उसे पूछेगा तो क्या कहेगा, हम देश को संभालना चाहते हैं, हम देश को रक्षा करना चाहते हैं। अरे अपना पिछवाड़ा का तो पहले रक्षा करो, देश का रक्षा बाद में करना है ना। पिछवाड़ा का रक्षा होगा नहीं और देश की रक्षा करने चलेगा। मोदी साहब अगर जान गए कि हमारा भक्त ऐसे नहीं चक्का सब तो ध्यान रखना, फिर नौकरी नहीं देगा, समझे। इसलिए अपना पैंट संभालो, अपना पिछवाड़ा संभालो, और ये दोनों अगर संभल गया ना तो देश संभालने की जिम्मेदारी तुमको भी मिलेगा। इसलिए अग्निवीर लगाया गया, समझे। द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां, अब दो प्रकार के क्या है द्विघात समीकरण, और उसको हल करने के कितने तरीके हैं। तो शुद्ध द्विघात समीकरण को बुआ हल करने के दो तरीके, कितने तरीके हैं, दो तरीके। एक है वर्गमूल विधि और एक है गुणनखंड। वर्गमूल विधि में क्या करेंगे, वर्गमूल विधि के कुछ स्टेप्स है, 3 गो स्टेप्स में बन जाएगा। ये 3 स्टेप को आप फॉलो कर जाइएगा तो आराम से द्विघात समीकरण जो होगा वर्गमूल विधि से आराम से बन जाएगा। और वर्गमूल विधि उसी पर अप्लाई होगा जो शुद्ध द्विघात समीकरण, क्या हो, शुद्ध द्विघात समीकरण। अशुद्ध पर भी होगा, लेकिन अशुद्ध पर कैसे होगा वो आगे बताएंगे, लेकिन शुद्ध पर होगा। तो शुद्ध में क्या कह रहा है, हमारा नियम नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर के पद को अलग कीजिए, क्या कहते हैं, बाकी पद को अलग कीजिए, बराबर के इस पार और बराबर के इस पार, ठीक है। फिर दूसरा का स्टेप में क्या कर रहा है कि दूसरा का स्टेप में क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ना, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, उस गुणांक से उस वाले भाग को जो दूसरी तरफ हम लिखे हुए उस वाले भाग को भाग दे दीजिए। क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए। यदि भाग लगा तो ठीक है, न लगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो नीचे बैठा रहेगा। उसका तीसरा स्टेप में क्या करना है, एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे, स्क्वायर के उस तरफ ले जाएंगे, स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। अब वर्गमूल बन जाएगा और जो संख्या रहेगा उसका वर्गमूल हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। नोट पर ध्यान दीजिएगा कि कभी भी किसी संख्या का हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों चिन्हों के साथ होता है। क्या होगा, यदि कोई पूछे या हम ही कोई हमसे पूछे जानने के लिए कि भाई बताइए कि 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो हम कहेंगे 4, वो कहेगा नहीं गलत है, -4 होगा। कौन सही है, दोनों सही है, -4 भी अपनी जगह सही है, 4 भी अपनी जगह सही है। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों चिन्हों के साथ होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, वर्गमूल विधि द्वारा हम निकालेंगे। 2 उदाहरण हम दिए, इसको हम बना करके देखेंगे इस विधि द्वारा, वर्गमूल विधि द्वारा। पहले का रूल हमारा, पहले का स्टेप देखिए, इसको हल करेंगे। 4x² - 9 = 0 है बुआ, है ना। अब देखिए 4x² - 9 = 0, इसको वर्गमूल विधि से हल करेंगे। हमारा वर्गमूल विधि का पहला स्टेप क्या कहता है कि पहले दोनों को आर पार कीजिए बराबर में, है ना। x² वाला के एक तरफ रखिए और जो बाकी पद है जो संख्या एक तरफ रखिए। तो चलिए, तो 4x² को हम एक तरफ रख लेते हैं, आई 9 को एक तरफ रख लेते हैं। तो ये चिन्ह छोड़ के जाएगा, यदि माइनस उस साइड जाता है तो प्लस हो जाता है, प्लस उस साइड जाता है तो माइनस होता है। ये तो सब आदमी जानता है, जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, छोटी सी बात है ये। चलिए यहाँ पे 9 आ गया, पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। पहले का स्टेप यही ना कह रहा था कि x² वाला को एक तरफ और बाकी पद को एक तरफ कर दिए। दूसरा का स्टेप हमारा क्या कह रहा है कि x² का जो गुणांक है उसके साथ उस तरफ वाले को क्या कीजिए, भाग कीजिए। क्या कीजिए, दूसरी तरफ वाला। तो x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है, 4 है, 4 है। उस 4 को हम इधर ले जाएंगे, भाग तो लगेगा नहीं, यह भागा है ना। और सुने तुम्हारा बाबू किसी को ले भागा है, सही बात है रे ना, कहिए बाबू के काम से करता हूँ तो और उम्र हो किसका, बाबू के धोखों से नहीं कहना। मतलब बाबू चल गए तो माई 2 गो हो, तो माई जब 2 गो होता हूँ तो फिर की दशा होती है, सोच लिए। चलिए देखिए, x² = 9/4। अब दूसरा का स्टेप हम पूरा कर लिए। तीसरा का स्टेप में देखिए, तीसरा का स्टेप हमारा क्या कर रहा है कि x² पर जो स्क्वायर लिखा हुआ उस स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ उस तरफ, तो उस तरफ जाएगा। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि इधर के स्क्वायर अगर इस साइड जाएगा तो वर्गमूल बनेगा। क्या बनेगा, वर्गमूल। तो चलिए x अपना जगह पर रहेगा, यथास्थान रहेगा। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो ये भी संख्या अपने जगह पर यथास्थान है। अब इसका रोल बदल जाएगा, इसका रोल क्या होगा, आएगा रूट में। क्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। x = 9 का 4 का, दोनों का अलग अलग भिन्न है तो दोनों का अलग अलग क्या होगा, वर्गमूल होगा, है ना। 9 का अलग वर्गमूल कर दीजिए, 4 का अलग वर्गमूल कर दीजिए, फिर भिन्न में लिख दीजिए। तो चलिए 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। 4 का वर्गमूल कितना होता है,
2। अभी हम कहे नोट में लिखा होगा, देख सकते हैं आप, नजर दौड़ा लीजिए कि किसी भी संख्या का वर्गमूल प्लस माइनस दोनों चिन्हों के साथ होता है। या तो आप अलग अलग चिन्ह के साथ लिख दीजिए या एक के साथ लिख दीजिए, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3/2 माइनस 3/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक साथ ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं समीकरण का। ठीक है, चलिए 16y² बराबर 36। इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं इस पार से उस पार, यहाँ पे किया क्या कराया है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक ही तरफ था तो हम दूसरे तरफ ले गए, यहाँ पे आर पार लिखा ही है ना। तो इसमें क्या करेंगे, तो y² या x² का जो गुणांक होगा उस साइड वाला को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। चलिए करते हैं, बराबर 36। अब ये 16 उठकर इधर आएगा, भाग में आएगा नहीं आएगा, जैसे इसमें देखे थे यहाँ से है, यहाँ से डायरेक्ट है, वहां पे यहाँ से था। अब आ गया, अब y², 36/16 यथास्थान। अब ये आएगा, इसका रोल बदल जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल। क्या हो जाएगा, वर्गमूल। और बच्चा जानता है कि वर्गमूल कैसे किया जाता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब 36 का वर्गमूल 6, 16 का वर्गमूल 4, प्लस माइनस दोनों चिन्हों के साथ। हाँ, ये कट भी सकता है, वो कटेगा, काट दीजिए। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। इसको काटना था तो यहीं भी काट के रख लेते। चलो ठीक है, हटाओ, समझ गए, हो जाएगा। कटने वाला होगा तो काट सकते हैं, नहीं कटने वाला होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ। तो शुद्ध द्विघात समीकरण को वर्गमूल विधि द्वारा हल करने का तरीका आप लोग जान गए कैसे करना है ना। स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। यदि स्टेप आप नहीं फॉलो कीजिएगा, अगर इसको समझ भी गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। इस विधि द्वारा गुणनखंड विधि। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, आप लोग नोट करना है, कीजिए।